सर एक क्वेश्चन है सर, क्या एवरेज बच्चा जो आज 420 मार्क्स ला रहा है, क्या ये 4-5 मंथ में वो 680 ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो मतलब मेरा 500 तक आ जाता है, बट 500 के ऊपर नहीं आ पाता। मतलब कभी मेरा 600 टच भी नहीं हुआ है। तो मतलब वैसे कैसे मतलब लाए 600 प्लस? जो इनिशियल जंप होता है वो जल्दी लाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद का जंप बहुत मुश्किल होता है। हेल्थ इशू में तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ है, ठीक है। हेल्थ के साथ तो कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए। कैसा लगा बिहार आके सर? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। बिहार से तो मेरा हमेशा बहुत पुराना नाता रहा है। हर साल हज़ारों की संख्या में बच्चे बिहार आए। हमारा भी पटना में 2 जगह सेंटर चलता है, कंकरबाग में और बोरिंग रोड पर। बिल्कुल सर, बड़ा अच्छा लगा यहाँ। एग्ज़ाम की एंग्जाइटी है, ये बहुत नेचुरल फिनोमेना है और हर किसी के साथ होता है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि आप इसको जितना काबू में रख सकते हैं उतना अच्छा। यस आई कैन डू, मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं यार, क्या बिगड़ गया, कर दूंगा, अभी है मेरे पास टाइम, और सुधार की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर। याद रखिए कि आज तो आप डॉक्टर नहीं हैं, तो बुरे से बुरी स्थिति में क्या होगा, आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। इससे बुरा तो कुछ भी नहीं होगा ना। यानी आपके पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, आपके पास तो सिर्फ पाने के लिए ही है। तो ऐसी बाजी लड़ना जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाने का स्कोप हो, खोने का कुछ हो ही ना, तो डर किस बात का। याद रखिए हर 10 क्वेश्चन सही करने पर 40 नंबर का फायदा उठा सकता है। तो अगर मान लीजिए आज की डेट में आपके 40 क्वेश्चन गलत होते हैं या 50 क्वेश्चन गलत होते हैं और आपने 10 सही कर लिए, तो आप अपने स्कोर को 40 नंबर से इम्प्रूव कर सकते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुकेश एकेडमी में। आज आए हुए हैं हम करियर पॉइंट पटना वाले सेंटर पे, और यहाँ पे आज आए हुए हैं एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ करियर पॉइंट शैलेंद्र महेश्वरी सर। हेलो सर, वेलकम टू सुकेश एकेडमी। थैंक यू सर कैसा लगा बिहार आके सर? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। बिहार से तो मेरा हमेशा बहुत पुराना नाता रहा है। हर साल हज़ारों की संख्या में बच्चे बिहार आए हैं। बिल्कुल, बिहार से कोटा पहुँचते हैं और इसी साल नहीं, हर साल बहुत वर्षों से आ रहे हैं। और हमारा भी पटना में 2 जगह सेंटर चलता है, कंकरबाग में और बोरिंग रोड पर। बिल्कुल तो सर, बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर। और सर जैसे आप बिहार के बच्चे से कोटा में तो मिलते ही थे सर, आज बिहार में आके बिहार के बच्चे से मिले तो कैसा सर, कैसा अनुभव बहुत रहा? अपनापन फील होता है। अच्छा सर, जैसे कि मैं पहले ही वीडियो में मैंने बताया अपने व्यूअर्स को, हाँ। जो जिसका एग्ज़ाम नीट का इस बार है, हाँ। जो इस बार देने वाला, वो सर अभी 300 मार्क्स ला रहे हैं, 400 ला रहे हैं, 500 ला रहे हैं, लेकिन सर उस टाइम तक वो 680 690 कैसे ला सकता है सर? देखिए क्या होता है कि नीट एग्ज़ाम जो है इसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर स्टूडेंट ने 11th-12th का ठीक से सिलेबस पढ़ा है, नीट की अगर उसने रीजनेबल गुड लेवल पर भी प्रैक्टिस की है और तैयारी की है, और अगर वो 300, 350, 400 नंबर भी ला रहा है, तो वो अपने स्कोर को 600, 650 तक बहुत आराम से पहुंचा सकता है। लेकिन उसके लिए एकदम से ओवर द नाइट कुछ नहीं होगा, लगातार उसको काम करना पड़ेगा। और अभी उसके पास सफिशिएंट टाइम है। अभी अगर हम बात करें तो दिसंबर से लेकर और मई तक का उसके पास इतना अच्छा टाइम है, और इसमें वो फोकस करे कि वो गलतियाँ क्या कर रहा है, कौन से क्वेश्चंस में वो मिस्टेक करता है, और हड़बड़ाहट में काम नहीं करे। वो अपनी प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करे और जो उसका थ्योरी पढ़ता है उस थ्योरी के एप्लीकेशन पर फोकस करे। जब भी वो टेस्ट देता है, और टेस्ट के बाद एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए उसको कि वो गलतियाँ कहाँ करता है और किस नेचर की गलतियाँ कर रहा है, और कोशिश करें कि अगले टेस्ट में वो गलतियाँ रिपीट नहीं होंगी, उनको ख़त्म करने की बात की जाए। याद रखिए हर 10 क्वेश्चन सही करने पर 40 नंबर का फ़ायदा उठा सकता है। तो अगर मान लीजिए आज की डेट में आपके 40 क्वेश्चन गलत होते हैं या 50 क्वेश्चन गलत होते हैं और आपने 10 सही कर लिए, तो आप अपने स्कोर को 40 नंबर से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हर टेस्ट में कोशिश करें कि 10-10 क्वेश्चंस में जंप मारा जाए, ताकि अपने स्कोर को बढ़ाया जाए। सर जैसे कि ये 4 मंथ है, इसमें सर किस तरह का शेड्यूल उसका होना चाहिए? एक डेली लाइफ का बात करें तो शॉर्टकट में सर बताइए सर, क्या शेड्यूल होना चाहिए सर उसका? देखिए उसको शेड्यूल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि उसको पढ़ने तो तीनों ही सब्जेक्ट्स हैं, और अगर वो कोचिंग पर पढ़ रहा है तो कोचिंग में जो उसको पढ़ाया जाता है वो उस सीक्वेंस को फॉलो करता हुआ चले, और जो उसको होमवर्क दिया जा रहा है क्लासेस से जाने के बाद उन क्वेश्चंस को ज़रूर करें। नीट के बच्चों में स्पेशली मैंने देखा है कि वो थ्योरी पर ही ज़्यादा अटके रहते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो स्कोर इम्प्रूव नहीं होगा, इसलिए उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करना चाहिए, और जो उसको पढ़ाया गया है क्लास में उसी का घर जाके रिवीजन करके और क्वेश्चंस पर काम करना शुरू कर दें।
और ये मानकर चलिए कि लगभग उसको 7 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी का टाइम निकालना ही चाहिए ताकि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपना समय निकाल सके। और सर एक बात जो है, जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आ जाते हैं तो बच्चे को एंजाइटी फील होने लगता है, डर लगने लगता है और भी थोड़ा लूज करने लगता है। जैसे अभी 680 ला रहा, लेकिन जैसे 1-2 टेस्ट कम बचता तो मार्क्स कम आने लगता। सर इस सिचुएशन से बच्चे कैसे निकले सर? देखिए जो एग्ज़ाम की एंजाइटी है ये बहुत नेचुरल फिनोमेना है और हर किसी के साथ होता है। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि आप इसको जितना काबू में रख सकते हैं उतना अच्छा। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को खाली न छोड़ें। खाली छोड़ने का मतलब ये है कि दिमाग फ्री नहीं रहना चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करिए, जैसे ही पढ़ाई बंद होती है आप उस टाइम पर अपना आप को फ्री ना छोड़ के, वरना जैसे ही फ्री छोड़ेंगे ना तो दिमाग में उटपटांग विचार आने लगते हैं, होगा नहीं होगा, कितना होगा, ये छूटा हुआ है, वो छूटा हुआ है, और ये चीज़ें तनाव बढ़ाती हैं। तो जैसे ही आपकी पढ़ाई ख़त्म होती है आप अपने दोस्तों के साथ या अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। और ये ध्यान रखें कि उस टाइम में लगभग आधा पौन घंटे का जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने परिवार के साथ, उसमें पढ़ाई से रिलेटेड बातचीत ना करें और अपनी नॉर्मल बातचीत करें, हालचाल की बात करें, आपस में एक दूसरे को जोक सुनाएं, खुशियाँ लाएं अपने मन में। तो एक हैप्पीनेस फैक्टर आपके अंदर आता है और फिर जब आप वापस अपनी टेबल पर पहुंचते हैं पढ़ने के लिए तो फिर वापस एक फ्रेश माइंड से पढ़ाई शुरू करते हैं। तो दिमाग आपका खाली नहीं रहा उटपटांग चीज़ें सोचने के लिए, और ये आपकी ओवर जो एग्जाम की एंग्जाइटी है उसको बचाता है। यस आई कैन डू, मैं कर लूंगा, कोई बात नहीं यार, क्या बिगड़ गया, कर लूंगा, अभी है मेरे पास टाइम, और सुधार की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर, है ना। आप अभी वर्ल्ड कप निपटा है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंडिया हार गई वो अलग बात है, लेकिन बाकी के मैचेस में बहुत अच्छे से खेली, बहुत शौक रहा होगा आप लोगों को भी, बड़ा क्रेज रहा होगा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? विराट कोहली। जोर से बोलो, विराट कोहली। यस। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? विराट कोहली। बहुत बढ़िया खेला, ठीक है, हार गए फाइनल में वो अलग बात है, पर यही विराट कोहली का 2 साल पहले का दौर याद करो। 2 साल पहले क्या हालत थी उस विराट कोहली की? कैप्टेंसी चली गई, दुनिया बहुत जालिम है, नए कैप्टन के साथ अनबन चल रही है, टीम मैनेजमेंट के साथ उटपटांग बयानबाजी चल रही है ना। हमारे जैसा कोई छोटा मोटा आदमी होता ना तो टेंशन के मारे कमरे में दुबक के बैठ जाता, यार क्या है यार, जिधर जाऊँ वही न्यूज़पेपर वाले भी खींच रहे हैं, वो भी खींच रहे हैं, वो भी खींच रहे हैं, न्यूज़पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल आ रहे हैं, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, रन नहीं बन रहे थे और अभी सेंचुरियाँ मार रहे हैं। हाँ, वो उस दौर से बाहर कैसे आया? एक्सटर्नल फैक्टर तो डिमोटिवेटिंग था उसके लिए, दुनिया तो डिमोरलाइज कर रही थी। कोई था क्या जो उसके लिए अच्छे अच्छे लेख छाप रहा हो कि अरे नहीं नहीं विराट साहब आप बहुत बढ़िया खेलते हो, खेलते रहो? कहीं पढ़ा आपने ऐसा? नहीं था, दुनिया तो डाउन कर रही थी, लेकिन उसका इंटरनल फैक्टर बहुत स्ट्रांग था और उसको अपनी कैपेबिलिटीज में बिलीव था दैट यस आई कैन डू, और उसने पलटी मारी और आप लोगों ने देखा। तो इंटरनल फैक्टर आपका स्ट्रांग होना चाहिए। कोई बात नहीं, एक टेस्ट बिगड़ गया कोई बात नहीं, दूसरा बिगड़ गया कोई बात नहीं, इंप्रूवमेंट ढूंढो, उस टेस्ट का एनालिसिस करो। टेस्ट एनालिसिस मैंने आपको समझाया हुआ है पहले। सर एक क्वेश्चन है सर, क्या एवरेज बच्चा जो आज 420 मार्क्स ला रहा है, क्या ये 4-5 मंथ में वो 630 ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। देखिए ये एवरेज या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये टर्मिनोलॉजी मैं नहीं समझता कि स्टूडेंट्स के लिए मायने रखती है। हम उसके ऊपर ठप्पा लगा देते हैं कि ये एवरेज है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और ये पुअर परफॉर्मर है। 400 नंबर लाने वाला बच्चा, इसका मतलब वो अगर 20 क्वेश्चन भी सही सॉल्व कर लेता है तो 480 पर पहुंच जाता है, यानी 500 के आसपास पहुंच गया। अब आप सोचिए कि क्या 20 क्वेश्चंस और कर लेना क्या बहुत बड़ा चैलेंज है 180 के क्वेश्चन पेपर में? नहीं, ऐसा नहीं है। बस उसको ज़रूरत है कि वो कौन से 20-25 क्वेश्चन और छांट के कर ले, वो समझ में आना ज़रूरी है। इसके लिए बहुत शांत चित्त होकर उसको काम करने की ज़रूरत है, तो बहुत अच्छे से किया जा सकता है। और इसके लिए वही चीज़ जो अभी मैंने पहले बोली थी कि अपने पेपर का एनालिसिस करे और उसमें आइडेंटिफाई करे कि गलतियाँ क्या कर रहा है और इन गलतियों को कैसे रोका जा सकता है। और सर ये पॉइंट जो है, जब बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्स देते हैं तो एग्जाम्स में कम मार्क्स आ जाते हैं तो डीमोटिवेट अपने आप को फील करने लगते हैं, लगता है कि मेरे से नहीं होगा, हम इसके लिए बने ही नहीं हैं। सर इससे कैसे निकले बच्चे से? देखिए 12 महीने में मौसम एक सा नहीं रहता, सर्दी गर्मी बरसात लगा रहता है, तो आपकी हर टेस्ट में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है ऐसा कैसे हो सकता है? कभी कम हो रही है, कभी थोड़ी ज़्यादा हो रही है, कभी अच्छी आ रही है, कभी नहीं आ रही है, तो बहुत सामान्य बात है। बुरे में बुरा नहीं सोचने की ज़रूरत है और अच्छे में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है। शांत होकर अपना काम करिए, जितना आप अपने आप को एकाग्रचित्त रख पाएंगे, शांत रख पाएंगे, उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसलिए डीमोटिवेशन का कोई स्कोप नहीं है। और एक बार याद रखिए कि आज तो आप डॉक्टर नहीं हैं,
तो बुरे से बुरी स्थिति में क्या होगा, आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। इससे बुरा तो कुछ भी नहीं होगा ना। यानी आपके पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, आपके पास तो सिर्फ पाने के लिए ही है। तो ऐसी बाजी लड़ना जिसमें सिर्फ और सिर्फ पाने का स्कोप हो, खोने का कुछ हो ही ना, तो डर किस बात का। खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, आपने एक मेहनत करी और वो मेहनत आपके रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, लेकिन उसने आपको मेहनत करना सिखा दिया। आप जहाँ जाएंगे, जिस फील्ड में जाएंगे, वहाँ बहुत अच्छा करेंगे, ये याद रखते हुए काम करिए। तो इसमें डीमोटिवेशन का कोई स्कोप ही नहीं है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। सर लास्ट में आप बच्चे को क्या कहना चाहेंगे? बस हमेशा एक चीज़ के ऊपर फोकस करिए, दो बातों का ध्यान रखिए। आपको हार्डवर्क करने के साथ साथ उसको स्मार्टली करना है, स्मार्ट हार्डवर्क, और साथ में आप कॉन्फिडेंट रहें, पॉजिटिविटी बनाए रखें। बस मैंने पहले भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो मतलब मेरा 500 तक आ जाता है, बट 500 के ऊपर नहीं आ पाता। मतलब कभी मेरा 600 टच भी नहीं हुआ है। तो मतलब वैसे कैसे मतलब लाए 600 प्लस? ओके, देखिए आप किस कैटेगरी में हैं? कैटेगरी क्या है आपकी? पहले नीट का तो एग्जाम देंगे, ओबीसी। ओके, देखो आपने कहा कि सर 500 टोटल तो आ जाता है, लेकिन 500 से ऊपर नहीं जा पा रहा है ना, और 600 तक का टारगेट लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल सही है। जो इनिशियल जंप होता है वो जल्दी लाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद का जंप बहुत मुश्किल होता है ना, उसके बाद के एफर्ट ज्यादा लेने पड़ते हैं। तो फिर से मैं वही बोल लूंगा कि आप अपने पेपर का एनालिसिस करो। आपको 500 तक का टोटल जा रहा है और लगभग आपके 125 नंबर छूट गए हाथ से। 120 मान लेते हैं राउंड फिगर में। 120 का मतलब हो गया 30 क्वेश्चन। 50 नंबर, 40 नंबर और आ जाए, 30 नंबर और आ जाए, आपको 40 नंबर और बढ़ाने के लिए 10 क्वेश्चन सही करने पड़ते। अगर आप और 10 क्वेश्चन भी सही कर लेते हो तो 500 से 540 की रेंज में पहुंच जाओगे, है ना। तो उन 10 क्वेश्चन में वो कौन से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं? आप सीधा ये मत कोशिश करो कि मैं तो बाकी बचे हुए 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन में से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर डालो। आप 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ढूंढो, जो क्वेश्चन गलत हो गए या नहीं कर पाए उन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो कि कौन सी कैटेगरी, कौन से चैप्टर, कौन से कंसेप्ट के क्वेश्चन छूट रहे हैं। और हर बार क्या यही गलतियां हो रही हैं? अगर इन्हीं चैप्टर्स में हर बार बिगड़ रहा है तो उन चैप्टर्स की थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बढ़ाओ और फिर उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करो, है ना। तो आप डेफिनेटली धीरे धीरे इंप्रूवमेंट के ट्रैक पर आओगे। 500 के बाद 550 तक पहुंचने के लिए आपको 10-12 क्वेश्चंस और चाहिए। तो 10-12 क्वेश्चंस पर पहले कमांड लाओ, फिर 550 से अगला टारगेट बनाओ। और अभी आपके पास 3-4 महीने का टाइम है, कब कर सकते हो ये काम। स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। और बहुत आप ओके, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। 2 क्वेश्चन आपने पूछे, एक तो ना हेल्थ इशू। हेल्थ इशू में तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ है, ठीक है। हेल्थ के साथ तो कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए। और अगर हेल्थ की वजह से कोई चीज़ बिगड़ भी रही है तो ज़्यादा तनाव मत लो। डॉक्टर जो भी हैं आप जिनसे इलाज लेते हैं, एक बार उनसे ट्रीटमेंट लेकर अपना हेल्थ को फोकस करके अपना सुधार की तरफ आइए, वो अलग पॉइंट हो गया। अब रही बात कि मेहनत करने के बाद भी इतने अच्छे नंबर नहीं आते, तो मैं फिर से आपसे वही चीज़ दोहराऊंगा कि मेहनत आप किसको बोल रहे हो। मैं सिर्फ स्मार्ट वर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्मार्ट वर्क की। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं और नहीं आ रहा है उसका फिर गम भी मनाते हैं, लेकिन आप अपने आप को अलग करो। बाकी लोग जो कर रहे हैं आप भी वही करोगे तो वही होगा जो बाकी लोगों के साथ हो रहा है। बात समझ में आई? आपको उनसे अलग होना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। या तो अपनी मेहनत करने के तरीके में सुधार ढूंढना पड़ेगा, या फिर वो भी डिप्रेशन में जा रहे हैं और आप भी डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप क्या अलग कर रहे हो? तो आप तो अपने आप को मोटिवेटेड रखो, कुछ तो अलग करो, ठीक है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सर जब नंबर नहीं आते हैं तो नेगेटिविटी आना स्वाभाविक बात है। तो मैं आपसे ये तो कभी कह ही नहीं रहा हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहो, रह ही नहीं सकता कोई हमेशा पॉजिटिव। अरे हम इंसान हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, है ना, हमारा दिमाग चलता है, हम अच्छा बुरा सोचते हैं, दुख भी रहते हैं, सुखी भी रहते हैं, तो हम हमेशा पॉजिटिव रहें ये कैसे हो सकता है? 12 महीने में मौसम एक सा नहीं रहता, सर्दी गर्मी बरसात चलता है ना। भगवान ने ये 5 उंगलियां दी हैं, पांचों बराबर नहीं है,
तो फिर हमारी सोच हमेशा एक सी कैसी रह सकती है, कभी नेगेटिव भी होगी कभी पॉजिटिव भी होगी। तो नेगेटिव सोच हो जाना बुरी बात नहीं है, बस जल्दी से जल्दी उस नेगेटिव चैप्टर को बंद करके पॉजिटिव की तरफ आना, ये सबसे बड़ी बात है। और ये करना है, ये करना ही पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है कि जैसे ही आप नेगेटिव साइकिल में जाने लगें, आप बस आपके नंबर कम आए, आपने नंबर देख लिए, लेकिन वहाँ मत रोकिए अपने आप को, आप अपना पेपर खोल कर देखो कि नंबर कम आए तो क्यों आए। आपने कहा कि मैंने मेहनत की, वापस अपना पेपर देखिए और याद करिए कि एग्जामिनेशन हॉल में मैंने गलतियाँ क्या करी हैं। आप अपने एक एक क्वेश्चन को ढूंढिए कि ये क्वेश्चन मुझे आता था मगर मैं गलत कराई, ये भी मुझे आता था मैं गलत कराई, क्यों गलत कराई? क्या मेरी स्पीड ज़्यादा थी, इस वजह से जल्दबाजी में मैंने पढ़ा, या मैंने इस क्वेश्चन को पढ़े बिना आंसर निकालने की कोशिश कर दी? क्या गलती करी? आपको आपकी गलती दिखाई देगी। और जैसे ही आपको ये पता चल गया कि मेरी ये गलती है, आप उस गलती को अलग लिख लो और अगले टेस्ट से पहले उस गलती का रिवीजन करके जाओ कि मैं आगे इस वाले टेस्ट में ध्यान रखूँ। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा है, भले ही 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कम कर लेंगे, पर स्पीड तेज की वजह से नेगेटिव नहीं होने देंगे, कम करेंगे नेगेटिव। यानी एक्चुअली नेगेटिविटी तब आ रही होती है जब हमें ये नहीं पता चलता कि गलती हो क्या रही है, हमने उस गलती को ढूंढने का प्रयास नहीं किया और फिर सिर्फ नंबर देखकर दुख मनाया। तो वो नहीं करना, हमें गलती ढूंढनी है, गलती पकड़ में आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि हाँ आगे से हम इसको इम्प्रूव करेंगे, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये करिए। देखना तो बजट होता है, पूरी दुनिया देखती रह गई कि अच्छा इतना सस्ता प्रोजेक्ट इन्होंने भेज दिया, है ना। आपने अभी जब इसरो चंद्रयान गया था तो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी देखा होगा, एक बैल लेकर नासा के दरवाजे पे खड़े हुए हैं, इंडिया इज नॉकिंग एट द स्पेस सेंटर। याद आ रहा है ऐसा कुछ आर्टिकल, जैसे कार्टून छपे थे, इतना आश्चर्य होता था, दुनिया वही डिमोरलाइज कर रही थी। चंद्रयान 2 जब फेल हुआ था तब लोगों ने, इंडिया के अलावा बाकी दुनिया ने डिमोरलाइज किया था, लेकिन नहीं, जज्बात थे और काम करने की अपने अंदर पैशन था और अपनी कैपेबिलिटीज में भरोसा था, मेहनत की, मेहनत का रिजल्ट आपने देखा। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। अच्छा लगा सर बहुत आपसे बात। एक मिनट, डाउन हो गया क्या सर? बहुत अच्छा लगा बात करके सर। आप सर इसी तरह पटना आते रहिए और पटना के बच्चे से इंटरेक्ट करते रहिए, क्योंकि बिहार के बच्चे भी कुछ अच्छे कर पाए, क्योंकि बिहार के बच्चे तो अक्सर अच्छे करते ही करते हैं लेकिन बाहर जाके करते हैं, लेकिन हम लोग का यही उम्मीद है बिहार में रह के अच्छे कर पाए। आप लोग ने उसके लिए एक पहल शुरू किया जो कि बिहार में आए, अपने इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।